स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। अभी तक हम रचनात्मक लेख पर जो भी अभ्यास किए हैं उसमें से हमने देखा कि हमारे जो रचनात्मक लेख के टॉपिक रहे हैं वह समसामयिक विषय और मनोवैज्ञानिक तरीके से उस पर हम क्या अपना विश्लेषण कर सकते हैं उन पर आधारित था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज आपके सामने एक नया लेख यहाँ नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जन भागीदारी का पर्व चुनाव। चुनाव का शाब्दिक अर्थ होता है चयन करने की प्रक्रिया, मतलब जिसमें हम कुछ चुनते हैं कह सकते हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जनता के द्वारा ही अपना प्रतिनिधि चुना जाता है। और अगर हम ये कहें तो एक प्रकार से यह जनता के द्वारा ही जनता के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही उन पर शासन करते हैं, देश में शासन चलाते हैं, देश की बागडोर संभालते हैं। तो ये हमारे लिए समसामयिक विषय इसलिए हो सकता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग राज्यों में जो है वह चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ और 2026 में हमारे असम में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में यहाँ पर चुनाव होने हैं विधानसभा का। तो इसलिए भी यह हमारे लिए परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो हम यहाँ पर उन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम आज के रचनात्मक लेख पर चर्चा करते हैं कि हमें रचनात्मक लेख लिखना कैसे है जन भागीदारी का पर्व चुनाव पर। जैसा कि अभी हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि चुनाव का मतलब होता है क्या? चयन करना, ठीक, मतलब चुनना। तो और जन भागीदारी, मेरा ये मानना है कि आपको जितने शब्द मिले उन सब का सटीक अर्थ पता होना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। अब जन भागीदारी हमने सुना है, यहाँ पर जन भागीदारी का अगर हम बताएं आपको तो जन भागीदारी का मतलब यहाँ पर जन से यहाँ जनता और भागीदारी आप जानते हैं यहाँ पर अपनी प्रतिभागिता करना। ठीक, इसका मतलब ये है कि जनता का ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें जनता खुद अपनी प्रतिभागिता करती है, वह अपना रोल निभाती है, वह क्या है? हमारे यहाँ भारत में चुनाव की प्रक्रिया है। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जो कि हमारे पहले भारत हमारा गुलाम था तो ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश से ही यह प्रणाली ली गई है कि वहाँ पर भी चुनाव की जो प्रक्रिया है। ठीक, बस संक्षेप में, ज़्यादा नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हिंदी में हम रचनात्मक लेख इस पर लिखेंगे कैसे, और हम आपको बताते रहें कि जो हमारा रचनात्मक लेख होता है वह तथ्यात्मक होना चाहिए, उसमें ऐसी बातें होनी चाहिए जो कि फैक्ट्स हों। ऐसा ना हो कि आप छोटे बच्चों की तरह चुनाव जनता द्वारा उसमें अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। आप ये बताइए कि घर के लोग जाते हैं, वोट देते हैं, नीली स्याही लगाई जाती है और उसके बाद एक चुनाव में कई लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनमें से किसी एक को चुनना होता है। ये सब ठीक है, ये सब सारी बातें हैं, लेकिन ये सब साधारण सी बातें हैं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखिए। आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, तो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अगर आप हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसी जानकारी उसमें शामिल करनी है जिससे कि यह लगे कि हाँ आप 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कुछ योग्यता है। तो यहाँ पर और रचनात्मक लेख होता ही है जिसमें हम अपनी संरचनात्मक जो हमारी सृजन करने की जो शक्ति होती है उसको हम दिखाते हैं, क्योंकि हमें पहले से नहीं पता होता है। आप प्रत्याशित विषय होते हैं, आप प्रत्याशित शीर्षक होते हैं जो कि हमें परीक्षा में उपलब्ध कराए जाते हैं और हमें उन परीक्षा हॉल में ही वहाँ पर उस पर लिखना होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए चलते हैं, अभी आपको जनभागीदारी और चुनाव हमने बताया, ठीक।
शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको बताते रहे कि सबसे पहले हम कुछ ऐसी भूमिका बनाते हैं जिससे कि जो हमारा रचनात्मक लेख है उसमें हम ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं, उसकी शुरुआत ठीक तरीके से होते हुए तथ्यों को शामिल करते हुए उसमें अपना सुझाव, उनसे क्या प्रभाव हुआ है और निष्कर्ष पर हम आते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं, बिल्कुल अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र केवल एक शासन की प्रणाली है, शासन की प्रणाली का मतलब लोकतंत्र में ही तो जो जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि और फिर उनमें से जो विधायक दल का नेता होता है, जो संसदीय समिति का नेता होता है, वह देश की बागडोर संभालता है। और ध्यान रखना है, अब यहाँ पर मैं चुनाव को बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको बताते चलें कि हमारे यहाँ 2 चुनाव होते हैं, जिसमें से विधानसभा का और लोकसभा का। तो लोकसभा का जो सदन का नेता होता है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वह जो प्रधानमंत्री वह देश की बागडोर संभालता है। और इसके बाद अब आप इसको पढ़े ही होंगे, उसमें फिर मुख्यमंत्री हमारे राज्य में रहते हैं जो कि हमारे सूबे के मुखिया होते हैं, और फिर राष्ट्रपति पूरे देश का प्रमुख होता है। देश का जो प्रथम नागरिक है हमारे देश में वह राष्ट्रपति ही है, लेकिन सारे कर्ता धर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो यहाँ पर बल्कि जनता की सक्रिय सहभागिता का उत्सव है। बिल्कुल, यहाँ पर उत्सव इसलिए दिया गया है नाम, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से उत्सव में खुशी होती है, जिस प्रकार वहाँ पर एक खुशी का माहौल होता है, कुछ वैसा ही हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं उस समय होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें हमारा नेता चुनने का एक अवसर दिया जाता है। इस उत्सव का सबसे सशक्त और प्रत्यक्ष रूप चुनाव है, जब देश के कोने कोने में नागरिक मतदान केंद्रों की ओर बढ़ते हैं, तो यह दृश्य किसी पर्व से कम नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि अधिकतर आप लोग मेला गए होंगे, मेला में या किसी उत्सव में जब जाते हैं सब एक तरफ से जाते हैं, और वहाँ जाते समय सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर वर्ग विभाजन वाली बात नहीं होती है। वहाँ पर सभी जाते हैं और सभी जाने के साथ साथ सबका ही वहाँ पर योगदान होता है, सब वहाँ जाते हैं। और ठीक यही जो सिमिलरिटी है वो यहाँ भी मिलती है। लोकतंत्र का उत्सव जिसे हम कहते हैं चुनाव के समय क्या होता है, देखिए यहाँ हमने लिखा है मतदान केंद्रों की ओर बढ़ते हैं तो यह दृश्य किसी पर्व से कम नहीं लगता, जहाँ जाति, वर्ग और भाषा के भेद मिटकर नागरिक अपने मत के माध्यम से राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं देखता है कि हम इस वर्ग के हैं, हम इस जाति के हैं, तो हर कोई वहाँ पर मतदान करने पहुँच जाता है, जहाँ पर मतदान करना होता है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता वयस्क मताधिकार है। संविधान के अनुसार यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का मतलब जब हमारे यहाँ जो वयस्क की आयु है वह 18 वर्ष तय की गई है, और 18 वर्ष की आयु तय करने के पीछे का उद्देश्य है कि 18 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते हमें सही और गलत का पता चलने लगता है, हम समझने लगते हैं अच्छे से कि हमें सही और गलत क्या है, इसमें हमें फ़र्क आने लगता है। इसके पहले की आयु में भी हमें समझ में आने लगता है, लेकिन उसको वहाँ पर हम बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन 18 वर्ष होने पर हम बच्चों जैसी हरकतों के साथ साथ हमें सही की सूझबूझ भी हो जाती है। संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदान का अधिकार रखता है। यह तथ्य लोकतंत्र में समानता और समावेशन को दर्शाता है। हाल के वर्षों में चुनावों के दौरान युवाओं और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह सिद्ध करती है कि जन भागीदारी अब केवल अधिकार नहीं बल्कि जागरूक नागरिक का कर्तव्य बनती जा रही है। अधिकतर देखा गया है कि जो नवयुवक हैं वह भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और महिलाएं भी जा रहे हैं मतदान करने के लिए। पहले अगर जाएं, अभी से नहीं, वर्तमान समय को हम थोड़ा सा अगर हम पिछले समय के से तुलना करें तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं तो वह मतदान करने से वंचित रह जाती थीं। लेकिन अब यह बदल चुका है, अब महिलाएँ भी घर से निकल करके वह मतदान करने पहुँचती हैं।
चुनावों का तथ्यात्मक महत्व सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये तथ्यात्मक जो महत्व है वह सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा है, इससे मतलब ये है कि हम जिसको चुनते हैं, जो चुन करके जाता है, सत्ता को संभालता है, वह जो है हमारे द्वारा चुन कर गया होता है। तो अगर हमने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है तो इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार होंगे। इसीलिए वहाँ पर ये जो बात आई है कि चुनावों का तथ्यात्मक महत्व सत्ता की जवाबदेही से जुड़ा है, यहाँ पर ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति को चुनने जा रहे हैं क्या वह सत्ता संभालने के योग्य है कि नहीं, उसमें योग्यता है कि नहीं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखते हैं। बिल्कुल, नियमित अंतराल का मतलब हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री का हो, चाहे वह प्रधानमंत्री का हो। तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का ही लोकसभा या विधानसभा दोनों का ही जो चुनाव होता है वह 5-5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। यहाँ पर जवाबदेही बनती है कि जिस जनता के द्वारा हम चुन करके यहाँ आए हैं, अगर हम उस जनता की सेवा नहीं कर पाए, हम उस जनता के हितों का ध्यान नहीं रख पाए, तो अगले 5वें वर्ष के बाद जब हम अगले 5वें वर्ष में जाएंगे तो हम किस अधिकार से, किस मुँह से हम कह सकते हैं कि हम किस तरीके से उनसे फिर से वोट मांगेंगे और कहेंगे कि आप हम पर भरोसा करिए। हम भरोसा करने लायक ही नहीं रह जाएंगे। इसीलिए 5-5 वर्ष का अंतराल बनाया गया, जिससे कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष है, वह इसका दुरुपयोग ना करे, वह इसमें बंधा रहे कि अगले 5 वर्ष बाद हमारी जब कुर्सी चली जाएगी तो हम फिर से जनता के सामने किस उद्देश्य से जाएंगे कि हमने ये कार्य किया और आप देखिए, हमारे ऊपर भरोसा जताइए। इसके बाद यदि शासन जनहित के मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या महंगाई की अनदेखी करता है तो चुनाव जनता को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन का अवसर प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये कि यदि आप 5 वर्षों के अंदर जो भी सत्ता पक्ष में है, जिसको हमने चुन करके भेजा है, जो हमारे लिए जनप्रतिनिधि का काम करते हैं, वह अगर शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई इन जैसे मुद्दों को अनदेखा कर देते हैं, इन पर कार्य नहीं करते हैं, तो अगले आने वाले 5वें वर्ष में हम फिर से उनको सबक सिखाएंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है चुनाव में कि इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी होती है। 5 साल का जो अंतराल बनाया गया है, 5वें वर्ष वे खुद ही अपने पद से हटा दिए जाएंगे, वे अपने पद से विस्थापित हो जाएंगे और वहाँ पर फिर से उनको चुनाव लड़ना होगा, चुनाव में आकर के शामिल होना होगा। चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद फिर से वह अगर वह जीत कर जाते हैं, ज़्यादा मत उनको मिलता है, तो फिर से वह अपने पद को संभाल लेंगे, अन्यथा उनके स्थान पर कोई दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर उनको इस बात का भी डर होता है कि अगर हमने इन सभी मुद्दों को अनदेखा किया, नज़रअंदाज किया, तो हमारे लिए फिर से वापस लौट कर आना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यही प्रक्रिया लोकतंत्र को निरंकुश होने से बचाती है। यहाँ पर निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर अंकुश ना हो। तो अंकुश का अब यहाँ कहेंगे आप, बताए भी आप, अंकुश ना हो जिसके ऊपर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आपने बताया भी कि जिसके ऊपर अंकुश ना हो, ये भी तो कठिन ही है, ये कहाँ सरल हुआ। इसका मतलब है कि निरंकुश का मतलब ये होता है कि हम जिसके ऊपर लगाम ना लगाया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, ये तो यहाँ पर ये प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र को निरंकुश होने से बचाती है। इसका मतलब ये है कि उस पर जनता का जो उस पर जनता की जो पकड़ है, वो जनता की पकड़ मतलब जनता के कंट्रोल में हम कह सकते हैं, जनता के कंट्रोल में रहेंगे वो, क्योंकि आने वाले ठीक 5वें वर्ष में उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा ना, फिर से उन्हें यहाँ पर आना होगा जनता के सामने कहने कि हमने ये वादा अपना जो किया था वो पूरा किया। वाकई में कितना पूरा होता है ये तो उस प्रतिनिधि का कार्यकाल ही बताता है बीत जाने के बाद। तो इसके बाद फिर यहाँ समसामयिक परिप्रेक्ष्य में चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं रह गए हैं।
समसामयिक बताया है यहाँ पे। ये समसामयिक मैं अधिकतर प्रयोग भी करता हूँ अपने बोलते समय, तो मेरी वर्डिंग का ये हिस्सा होता है समसामयिक। जब हम आपको शुरू में वीडियो लेकर आते हैं, ये समसामयिक का मतलब जो अभी वर्तमान से संबंधित हो। क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा जो वर्तमान से संबंधित हो, इसको हम कहेंगे क्या? समसामयिक। और अगर हम आपको और ये आसान शब्द में बताएं तो जो अभी हाल ही में हुआ हो। ठीक, तो समसामयिक परिप्रेक्ष्य में चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं रह गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, मतदाता पहचान व्यवस्था और डिजिटल जागरूकता अभियानों ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया है। पहले के समय में चुनाव जो है पेपर से होते थे, बैलेट पेपर कहते हैं उसको हम, जिसमें एक पेपर पर हमें मुहर लगानी होती थी। लेकिन अब आज के समय में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, ईवीएम जिसको बोलते हैं। ये ईवीएम का फुल फॉर्म है भाई। ये अगर हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ये वही ईवीएम मतदाता पहचान व्यवस्था। वोटर कार्ड हमारे पास होता है, आधार कार्ड होता है, जिससे हम मिलान, मतलब वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी या फिर जो भी वहाँ कर्मचारी, जो भी अधिकारी बन करके आए होते हैं, जो कि मतदान को संपन्न कराने में अपना बहुत सहयोग देते हैं, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो अपना समय हमारे लिए ला करके वह ख़राब करते हैं, अगर हम ये कहें तो। और इसके साथ डिजिटल जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। डिजिटल जागरूकता अभियान में लोगों को विज्ञापन के माध्यम से कैंपेन चला करके जागरूक किया जाता है कि आप आइए मतदान करिए। अब टीवी देखते रहे होंगे तो उसमें आता रहता है। इसके बाद अब आपको टीवी देखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं आपको बता देता हूं कि जागरूकता अभियान जो है ये डिजिटली तरीके से हर कोई आज के समय में फ़ोन का यूज कर रहा है। तो फ़ोन पर जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, और जो हमारा यूट्यूब है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर भी मतदान करने के लिए हमको प्रेरित किया जाता है कि आपका वोट आपका अधिकार, आपका एक वोट का जो मूल्य है वह कीमती है। ये सब बताते हुए हमें मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, वही यहाँ पर आएगा। इसके बाद साथ ही सोशल मीडिया ने राजनीतिक संवाद को व्यापक किया है। तो सोशल मीडिया आज के समय में हर कोई यूज कर ही रहा है। तो यहाँ पर ये जो राजनीतिक संवाद को, ये राजनीतिक संवाद का मतलब ये बातचीत यहाँ पर हम कहेंगे। और ये जो बातचीत करने की बात यहाँ पर की गई है, इसका मतलब ये कि अधिकतर आप देखते हैं कि जो नेता हैं अपने जो भी उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो उसको अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हमने ये कार्य किया है, समाज हित में हमने ये कार्य किया है, जिससे हमको यह पता चलता है कि हाँ, इस जनप्रतिनिधि ने जिसको हमने चुनकर भेजा है उसने हमारे लिए ऐसा कुछ किया है। इसके बाद जिससे नागरिकों तक जानकारी तेज़ी से पहुंचती है, वही बात हमने बताया आपको जो। हालांकि यह समय विवेकपूर्ण और तथ्यपरक मतदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यहाँ पर तथ्यपरक मतदान की आवश्यकता मतलब ये जो बात बताई गई, हालांकि यह समय विवेकपूर्ण और तथ्यपरक। विवेकपूर्ण, यहाँ पर विवेक का मतलब ये होता है बुद्धि से होता है, ठीक। तो हम अपने बुद्धि से, ठीक, अपने दिमाग से हम क्या करते हैं, मतदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। तो यह समय, इसका मतलब ये कि इस समय अगर हम ये याद, हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, ये जो यहाँ वाला समय है, यह समय का मतलब जो मतदान का समय होता है, जो चुनाव का उत्सव हमने बताया ना, ये जन भागीदारी का जो पर्व है चुनाव, उस समय के बाद उस समय की बात की जा रही है कि जब चुनाव का माहौल चल रहा होता है, जो चुनाव के लिए दिन निर्धारित किया गया रहता है, तारीख निर्धारित की गई रहती है, उस समय की बात की गई है। तो इस विवेकपूर्ण और तथ्यपरक मतदान की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इसका मतलब ये कि यदि आपने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया, अगर आपने अपने विवेक से नहीं, किसी के कहने पर किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लिया जो कि समाज के लिए अहितकारी साबित होता है, तो ये अनुचित होगा। इसके बाद चुनाव सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में लाने का माध्यम भी है। बिल्कुल, ये भी बात सही है।
ये आपको मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको ही। चुनाव सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दे। यहाँ पर जब चुनाव होता है तो जो उम्मीदवार होते हैं जिनको हम नेता कह रहे हैं, नेता कहते हैं, तो जो नेताजी हैं वो आते हैं और बताते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में ये काम किया, इस बार मैं जब जीत करके आऊँगा तो ये कार्य करूँगा, और अगर हमने पिछली बार ये वादा किया था और हम इस बार नहीं निभा पाए लेकिन इस बार इसको पूरा करेंगे। तो इन सब बातों के लिए ये मुद्दों को केंद्र में लाने का माध्यम है। इसका मतलब जब चुनाव ही नहीं होगा तो कौन कौन से मुद्दों को नेताजी ने पूरा किया, किस किस मुद्दे को नेताजी ने संसद में उठाया, इनकी चर्चा वो कब करेंगे। उनके पास तो एक बार वो जीत कर चले गए, फिर उनके पास तो पूरा समय रह जाएगा कि वो अपने आप में मस्त रहें। जनता के पास आने का उनको टाइम क्यों मिलेगा और वो क्यों आना चाहेंगे, क्योंकि अब वो तो जनता से उनका कार्य समाप्त हो गया है ना। तो वही यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब ये कि यह चुनाव जो है, इसी के चुनाव के समय ही जो उम्मीदवार, हम यहाँ कहेंगे, नेताजी नहीं कहेंगे, तो जो उम्मीदवार हैं वो आकर के बताते हैं अपनी जो भी सामाजिक उन्होंने अच्छाइयाँ की हैं उनके बारे में। इसके बाद किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन जैसे विषय चुनावी विमर्श के माध्यम से जन चेतना का हिस्सा बनते हैं। ये किसान कल्याण, हमारा जो भारत देश है वह किसानों का देश है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है ना, तो किसान के लिए कौन सी योजना आई, कितना किसानों का हित हुआ, इसके बारे में। महिला सशक्तिकरण, यहाँ पर महिला को आप जान ही रहे हैं, ये सशक्तिकरण को हमें अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो इसका मतलब हमने महिलाओं को कितना मजबूत बनाया, महिलाओं ने कितना सुरक्षित महसूस किया खुद को, ये सब। इसके बाद पर्यावरण, ऐसा नहीं कि हम सारा विकास ही करते जाएं और पर्यावरण के हित की चिंता ना करें, तो यहाँ भी। और सुशासन, सुशासन का मतलब अच्छे शासन से होगा। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हमारे किसी भी कार्यकाल की तुलना करें, उस कार्यकाल में कितना अच्छे से उनके शासन में जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है, जो भी करप्शन करने वाला है, उसको पकड़ा गया, करप्शन को रोका गया, ये सब बातें उसमें आएंगी। ये विमर्श के माध्यम से जन चेतना का हिस्सा बनते हैं। जन चेतना का मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको पता चलता है, वह बात उसके दिमाग में आती है कि क्या कुछ हमारे देश में घटित हुआ। इस प्रकार चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि समय को दिशा देने वाला जन आंदोलन बन जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्षता, ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमने निष्कर्षता शब्द प्रयोग किया है, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप निष्कर्षता बताएं। ये आप इसको ऐसे ही बिना निष्कर्षता लिखते हुए भी इसका आप प्रयोग, बिना निष्कर्षता शब्द लिखे भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन निष्कर्षता हमने इसलिए लिख दिया जिससे आपको समझ में आए कि अब हम लास्ट में पहुंच रहे हैं अपने रचनात्मक लेख के। चुनाव वास्तव में जन भागीदारी का पर्व है। यह वह अवसर है जब लोकतंत्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है और जनता अपनी शक्ति को पहचानती है। मतलब यहाँ पर जनता को ये जताया जाता है कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी पहुंच है कि आप अपना नेता चुन करके पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में आप देने जा रहे हैं वह आपके द्वारा ही चुना गया है। इसका मतलब ये कि जनता को पूर्णता विश्वास दिलाया जाता है कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप अपना नेता चुन सकते हैं, और वैसा नेता जो कि देश को चलाने की सामर्थ्य रखता हो। निष्पक्ष, जागरूक और तथ्यपरक चुनाव ही एक सशक्त, उत्तरदायी और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। ये यहाँ आधारशिला, यहाँ पर शिला से मतलब चट्टान से होता है, ध्यान रखेंगे। और आधार ये हमारा बेस है, शुरुआत हम कहेंगे तो शुरुआती चट्टान यहाँ हो जाएगा क्या? नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र की आधारशिला का मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत की मजबूती को हम बताएंगे। ठीक, तो ये हमारा रचनात्मक लेख पूरा हुआ। इसमें हमने जो भी कुछ वैसे शब्द आए थे जो आपको हो सकता है पहली बार मिले हों या जिनका अर्थ आपको ना पता हो, उनको मैंने अपनी तरफ से तो हमने पूरा एक्सप्लेन किया। यहाँ पर नियमित, जिसको आप जानते हैं ये रेगुलर कहते हैं, अगर अंग्रेजी में कहें, हिंदी में इसको अगर हम बताएंगे तो ये हमारे लिए
लगातार कह सकते हैं, ठीक नहीं, नियमित को हम कहेंगे कि जो हाँ सतत सही है। इसके बाद अंतराल, अंतराल का मतलब ये गैप को कहेंगे, ठीक, जो एक गैप होता है 5 वर्ष का, फिर 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं। अब आपका ये रचनात्मक लेख पूरा हुआ। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रचनात्मक लेख जो है वह लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। और जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं, इस बार भी आपको बताते चल रहे हैं कि कहाँ पर हमारा भूमिका वाला पार्ट है। तो अगर हम ये कहें तो ये हमारा भूमिका वाला पार्ट हुआ, जहाँ पर हम लिखने की शुरुआत करते हैं और इसके बाद फिर यहीं से प्रत्येक के बाद यहाँ से जो हमारे पास तथ्य होते हैं उनको लिखते हुए उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उनका क्या प्रभाव है, फिर प्रभाव के साथ साथ उसमें कुछ जो हमारे पास करंट से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए अभी वर्तमान में कुछ उसका हम संबंध दिखा सकते हैं, वैसा बताते हुए फिर हम सुझाव देते हुए और फिर अंततः निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और ये हमारा जो एक रचनात्मक लेख है वो पूरा होता है। इस तरीके से हम रचनात्मक लेख लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब ये समझ में आ गया होगा और अब इसको आप नोट कर लेंगे। पहले तो मैं इसको मिटा दूं जिससे कि आपको लिखते समय कठिनाई ना हो, क्योंकि अंडरलाइन करने के बाद और कुछ ऐसे शब्दों को लिखते समय उसमें क्या होता है कि शब्द जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब ये रचनात्मक लेख पूरा हुआ। अब इसमें हम आपको जैसे पाठ पढ़ाते समय बताते हैं कि इसका अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, तो ऐसे ही अब जो ये जन भागीदारी का पर्व है चुनाव, इसके ऊपर अगर हम ये कहें, अब आपके पास संशय ये होगा कि अगर ये ना लिखा रहे शीर्षक और वो चुनाव से ही संबंधित शीर्षक हो तो हम कैसे जानेंगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ अन्य शीर्षक भी इसका बताते हैं। वे अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं, जैसे लोकतंत्र की आत्मा चुनाव, चुनाव और जनसत्ता का अधिकार, लोकतंत्र की सफलता में चुनावों की भूमिका। ये हमारे अन्य शीर्षक हो सकते हैं जो कि उसी जन भागीदारी का पर्व चुनाव पर हमने जो रचनात्मक लेख लिखा ठीक वही इसमें भी लिखेंगे। और हम आपको हर बार बताते रहें, फिर से दोहराएंगे कि आप रचनात्मक लेख यही नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो आपको अभ्यास करने पर ही आता है, ठीक। तो अब आपको अन्य शीर्षक पता चला और रचनात्मक लेख पता चला। अब आपसे हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको एक मनोवैज्ञानिक रचनात्मक लेख वाला शीर्षक लेकर उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा, यहाँ तो केवल अन्य शीर्षक लिखा है, फिर से करते हैं। ये जन भागीदारी का पर्व चुनाव, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के साथ साथ उन विषयों पर, उन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करिए, जिससे कि आपको परीक्षा में रचनात्मक लेख लिखते समय कठिनाई ना हो और 6 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको धन्यवाद।